हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कि कौन सी लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती प्रोड्यूस करने पर, और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। दिख रहा है ना, हर तरफ से इसके बीच का डिस्टेंस सेम है। पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? अगर हम अपना डोर देखें तो डोर की दोनों लेंथ पैरेलल होंगी, दोनों ब्रेथ पैरेलल होंगी। आपके हाथ में जो मोबाइल है इसकी भी दोनों लेंथ पैरेलल हैं और ब्रेथ पैरेलल हैं। ऐसे आप अपने आसपास कई एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस के देख सकते हो, जैसे नोटबुक की लेंथ और ब्रेथ आपस में पैरेलल होंगी, लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल। अब अगला है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को इकट्ठा इंटरसेक्ट करती है बट डिफरेंट पॉइंट पे। यहाँ पर मैंने ये रेड कलर से ट्रांसवर्सल लाइन दिखा रखी है। दिख रहा है, ए लाइन को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और बी पॉइंट को इस पर इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ मैंने एरो दिखाए हैं। ओके, अब आगे है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? जब एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल एट सेम साइड आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और पैरेलल लाइंस में ये इक्वल होते हैं। एंगल एट सेम साइड वैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मगर लाइंस अगर पैरेलल है तो ये इक्वल होते हैं। इसको इंडिकेट करने के लिए आपको दिख रहा है एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, दोनों को ग्रीन किया गया है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, दोनों को ब्लू किया गया है। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, दोनों को पर्पल किया गया है। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, पिंक किया गया है। इसको समझने के लिए हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर एफ रूल यूज़ करते हैं। हमेशा जो है एक एफ बनेगा, एफ के एक बाहर और एक अंदर एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। दिख रहा है यहाँ 1 और 5। ऐसे ही अब ये भी एफ की शेप है, यहाँ पर आपको कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है? 3 और 7। अब हमें ये भी उल्टा एफ है तो एफ ही ना, तो इसमें कौन सा एंगल दिख रहा है? 4 और 8। और अब भी एफ दिख रहा है हमें, अब कौन सा एंगल दिख रहा है? 2 और 6। इसलिए अगर हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना हो तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है एफ बनाएंगे, एक एंगल अंदर की तरफ और एक एंगल बाहर की तरफ। इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइंस पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। अल्टरनेट मैंने आर पार के, जैसे ये एंगल एक्स के इक्वल है, दोनों को पिंक किया गया है। एंगल वाई के इक्वल है, इन दोनों को पर्पल किया गया है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक इस पार एक उस पार, बीच में ट्रांसवर्सल की दीवार। इसके लिए हमने कौन सा रूल देखा है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रूल जेड चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने। जेड के अंदर दो वर्टेक्स होते हैं, दोनों वर्टेक्स पे एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो इक्वल होंगे। ये देखो, अब ये भी जेड बन रहा है, एक वर्टेक्स ये रहा और एक वर्टेक्स ये रहा, दोनों एक्स एंगल जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब अगला एंगल है को इंटीरियर एंगल। को मैंने कॉमन, इंटीरियर मैंने अंदर की तरफ, यानी कि ए की तरफ अंदर की तरफ अगर हमारे पास एंगल आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अगर पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने उनका सम 180 डिग्री होगा। इसके लिए हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर सी का रूल लगता है। ये सी बना दिख रहा है आपको, तो सी के अंदर ये दो एंगल हैं 130 और 50, इन दोनों का सम क्या है? 180 है। ऐसे ये चाहे उल्टा सी बन रहा है 110 और 70, इन दोनों का सम भी 180 है। अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको ये गिवन है अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन और एंगल ए इज इक्वल टू 125।
और हमें फाइंड करने हैं बाकी सारे एंगल। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले एफ़ की शेप बना ली। एफ़ की शेप में एक ए बाहर है और ए के सामने कौन सा अंदर है, ई। तो यानी कि एंगल ई एंगल ए के इक्वल हो गया। एफ रूल कहाँ चलता था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में। अगर एंगल ए 125 है तो एंगल ई कितना हो गया, 125। अब उसके बाद हमने उल्टे जेड की शेप बना ली। जेड से हमारे को कौन सी एंगल मिलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक वर्टेक्स पे डी एंगल है, एक पे ई। ई की वैल्यू पता है, यानी कि डी और ई इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो डी कितना हो गया, 125 डिग्री का। अब अगला हमने फिर दोबारा एफ बना लिया। अब इस एफ में एक पॉइंट अंदर की तरफ डी है और दूसरा एंगल एच है। अब ये कौन सा, एफ से कौन सी शेप बनते थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल एच एंगल डी के इक्वल आ गया, यानी कि एंगल एच भी 125 डिग्री का। अब हमने सी का शेप बनाई। सी किसके लिए यूज़ होता था, को इंटीरियर एंगल। डी और एफ आपस में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए, यानी कि इन दोनों का सम 180 हो गया। और डी की वैल्यू भर दें तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, 55 डिग्री। अब इसके बाद हमने दोबारा फिर एफ की शेप बनाई। अब इस एफ में एक अंदर एंगल एफ है और बाहर एंगल बी है। एफ से कौन सा एंगल बनता था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल बी एफ के इक्वल है, यानी कि 55 डिग्री है। अब हमारे पास एफ एंगल की वैल्यू आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई है। अब एफ और सी, अब क्या दिख रहा है, जेड लेटर बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो एंगल एफ 55 था, एंगल सी भी 55 डिग्री हो गया। अब हमने फिर दोबारा एफ बनाया। अब इस एफ में एक सी अंदर की तरफ है, जी बाहर की तरफ है। एफ शेप कौन सी एंगल दिखाती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल सी